आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव और उनसे जवाब लेंगे। और इस वक्त आप देखें तो 600 पॉइंट से ज़्यादा की वीकनेस मिड कैप में है और निफ्टी 160 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो कल की जो राहत थी आज फिर से नीचे जाती हुई दिख रही है। और आज सोशल मीडिया का दिन है, आप फटाफट ट्विटर हैंडल पर सवाल भेजना शुरू करिए, नीरज एट नीरज CNBC पर, और बाकी किसी और हैंडल पर भी आप भेज सकते हैं। हम फटाफट सवाल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सर्वेंद्र जी, पहले एक दिन गिरा तेजी से मार्केट बुधवार को, फिर गुरुवार को थोड़ा सा संभला और आज शुक्रवार को अभी तक फिर से वीकनेस। क्या राय बन रही है आपकी? नहीं, पहले तो गले के लिए माफी चाहूंगा। देखिए, थॉट वही है जो साल के स्टार्ट में बनाया था। ये छोटी मोटी ऊपर नीचे वटघट सब होती रहेंगी, बट बॉटम लाइन क्या है? 22,100 पे हमने साल के स्टार्ट में जनवरी में बात की थी कि भाई 22,550 के बहुत ज्यादा पार स्पॉट निफ्टी नहीं जा पाएगा और अब नीचे में कहीं 20,000 20,100 के टारगेट्स कहीं आएंगे। ये फर्स्ट टारगेट्स हैं, पॉसिबली बाद में और टारगेट्स भी रिवाइज हो सकते हैं, बट ये थॉट बना हुआ है कि भाई इवन ईयर की साइकिल्स हैं और बाजार में प्रेशर रहता है और इस साल निफ्टी में आपको 7-8% से ज्यादा रिटर्न नहीं बनेगा। तो थॉट वही है, उसी के आई थिंक उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहती है, बट ब्रॉडर सेटअप्स में अब रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है लॉन्ग साइड के विद इन अ 2 ईयर 3 ईयर टाइम फ्रेम। तो एक छोटा करेक्शन जो इवन ईयर्स में आ जाता है 25-30% का इंडेक्स में, हमें अभी भी लगता है कि उसकी की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। अब चाहे अभी हो जाए या 1 महीने बाद हो जाए, वो अलग बात है, वो देखेंगे। बट हमें तो लगता है कि ये साल एक रेड बार बनेगी, एक रेड कैंडल वाला साल रहेगा और उसमें तकरीबन 20 से 25% की गिरावट आ सकती है। 3 महीने हो गए ये चीज बोलते हुए, थोड़ा बोरिंग हो गया है, बट बॉटम लाइन देखिए 22,100 वाला आज भी 21,970 चल रहा है स्पॉट 3 महीने के बाद। ओके, 21,970 चल रहा है और वीकनेस लगातार मार्केट में है। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे मार्केट ठीक ठाक रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। हम लोग पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि कई चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आज दबाव है। एक तो दोहरी मार 2 रुपये दाम घटे और साथ ही क्रूड भी 85 के पार। OMCs में अभी क्या राय है आपकी? तीनों OMCs में से जो भी आप राय देना चाहें। देखिए, अपने पुराने शोज अगर आप रिवाइंड करते हैं तो यही चैनल, यही शो, और हमने क्लियर कट जब 70-72 के आसपास क्रूड चल रहा था तो बोला था वापस 90-95 जाएगा। 80-81 तो WTI हो ही गया है। तो जो लोग ये चैनल सुनते हैं उनको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और उनके लिए तो पैसे बनाने के मौके हैं। OMCs में हमने यही ध्यान लिया था कि भाई इनमें प्रेशर्स रहेंगे, क्रूड चलेगा, इनमें प्रेशर्स रहेंगे। प्लस अब इलेक्शन आ गया है तो थोड़ी पॉपुलिस्ट मेजर्स तो रहेंगे। अब ये जो 2-2.5 रुपए कटा है उसका तो असर अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, बट क्रूड जो क्लियर कट 1.5 महीने पहले हमने कॉल ले ली थी 70-72 के आसपास कि भाई 90-95 WTI पहुंचेगा, 95-100 ब्रेंट पहुंचेगा। और ये अपने आप में 100 का आंकड़ा छूना अपने आप में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पॉइंट रहेगा बाजारों के लिए। जब वहां पहुंचेगा तब की तब देखेंगे, बट फिलहाल क्रूड में और दम लगता है मुझे यहाँ से। मुझे लगता है कि WTI तकरीबन 95 और ब्रेंट 100 तक जाएगा। तो ये दबाव और ये प्रेशर OMC पे बने रहेंगे और तकरीबन तीनों ही प्रेशर में रहनी चाहिए। आई थिंक बड़े ऑलरेडी करेक्शंस काफी हो चुके हैं, बट और मुझे लगता है कि और 7-8% और जगह सब में बाकी। ठीक है, चलिए सवाल लेते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से राजेंद्र का सवाल है पंजाब नेशनल बैंक पर, और 500 शेयर हैं इनके पास 127 के प्राइस के। जी, देखिए, इनका दायरा मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म वाले हैं। अगर उसके एंगल से मैं देखूं तो थॉट यही है कि भाई एक करेक्शन चालू हो गया है और थोड़ा प्रेशर्स यहाँ बने रहेंगे। मुझे इमीडिएट बेसिस पे 104-105 के स्तर यहाँ पे दिखते हैं जो पॉसिबली नेक्स्ट 15 से 20 वर्किंग डेज में आने चाहिए नीचे में। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में तो प्रेशर में रहेगा, बट यस, अगर अगर इनका 12-18 महीने का उससे लंबे का अवधि है तो आई थिंक बहुत ज्यादा 95-100 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा अभी मेरा मानना है। और अगर 12-18 महीने का व्यू है तो बने रहे। 12-18 महीने का व्यू है तो बने रहिए। आशीष श्रीवास्तव के पास NCC के शेयर हैं 74 के भाव पर 250, क्या करें? नहीं, देखिए, इनको तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए। आधा मुनाफा बांधेंगे तो भी आधी आधी क्वांटिटी फ्री हो जाएगी। मिड कैप्स और इस तरह हाई बीटा स्टॉक्स का एक ये रुझान रहता है कि गिरते बाजारों में ज्यादा गिरते हैं। तो अभी तो इनको ये लकी है कि इसमें थोड़ा बाउंस आया हुआ है। मेरी मेरी राय तो रहेगी कि आधा मुनाफा बांध ले, आधा फ्री हो जाएगा। आधा प्रॉफिट लेना चाहिए, चूँकि प्राइस काफ़ी नीचे का है तो यहाँ पे बनता है। मुथूट फाइनेंस पे सवाल पूछना चाहते हैं अमित झा। 1250 पर इन्होंने 250 शेयर्स लिए हैं और ये तो चलता ही नहीं है। 3 से 4 साल में भी यही हाल है इसका, क्या चलेगा
या निकलें? मुथूट फाइनेंस। नहीं, खुद ही इन्होंने जवाब दे दिया है। जो चीज 3-4 साल में नहीं चली और जिसने पूरी बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया, 21 का टॉप है इसका, 22, 23, 24 पूरा इसका मिस हो गया है। तो ये अपने आप में अंडरलाइंग वीकनेस इस स्टॉक में बताता है टेक्निकली स्पीकिंग। तो अभी आगे फ्यूचर में क्या करने वाला है वो देखेंगे। बट फिलहाल अंडरलाइंग एक वीक स्टॉक है और मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी भी थोड़ा इनको मुनाफा है जितना इन्होंने भाव बोला, और थोड़ा मुनाफा लेके यहाँ निकल जाएं। ड्राई पाउडर रखें, जो मैं साल के स्टार्ट से बोल रहा हूँ, ड्राई पाउडर रखेंगे तो वो पैसा इनको काम आएगा, तो बेच के निकलें मेरे हिसाब से। तो इसमें से निकलना चाहिए आपको। रोमिल जैन ने बायोकॉन में कॉल ले रखी है 28 मार्च वाली, 290 स्ट्राइक और 5.08 का प्राइस। नहीं, बहुत दूर है इनकी स्ट्राइक। आई थिंक बहुत लेट चढ़े हैं। आई थिंक काफी दिन से चढ़े हुए हैं। फिर ये जब 300 के आसपास इसने 2 अटेम्प्ट मारे हैं फरवरी में, आई थिंक कहीं उस समय में इन्होंने कहीं इसको लिया हुआ है। बट आई थिंक बहुत स्ट्राइक इनका दूर है, टाइम बहुत कम रह गया है। मुझे इसमें पैसे बनने की उम्मीद ज्यादा लगती नहीं है। तो रेजिडुअल जो पैसा है आई थिंक लेके निकलना चाहिए। तनय तिवारी ने 186 के एवरेज प्राइस पर पीसीबीएल के 100 शेयर लिए हैं और ये 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, कमोडाइज बिजनेस है, थोड़ा सा रेंज, थोड़ा सा साइकिल्स में रहता है ये बिजनेस। आई थिंक इनके पैसे थोड़े बन रहे होंगे ऊपर में। 350 का भाव था और अगर ये सुन रहे हो उस शो को रेगुलरली, तो हमने कवायद हमेशा यही की है कि भाई थोड़ा मुनाफा बांध के रखें और मिड कैप्स हमेशा हाई बीटा रहते हैं। मेरी राय तो रहेगी उछालों में निकलें, थोड़ा मुनाफा बांधें, दोबारा और नीचे में इनको लेने के मौके मिलेंगे। अजय जैन जी का सवाल ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाटा इन्वेस्टमेंट 9157 पे 6 शेयर खरीदे थे, अब नीचे वाला सर्किट लग रहा है, कृपया होल्ड करें या निकलने का प्रयास करें, बताएं क्या करें? नहीं, प्रयास कहाँ से करेंगे जब सुबह 9:15 बजे ही सर्किट लग जाता है और इनके पास कोई हाई स्पीड कंप्यूटर्स तो नहीं है कि ये 9:15 .001 मिली सेकेंड्स के अंदर वो कहीं वो सौदा डाल देंगे। वो तो कंप्यूटर ही डाल सकता है और मुश्किल है। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और हम इसको ऑलरेडी इस शो पे चर्चा भी कर चुके हैं कि आपकी तमन्नाएं कितनी भी रहें कि मैं बहुत मुनाफे में हूं और मैं चीजों में निकल जाऊंगा, बट जब लोअर सर्किट्स लगने लगते हैं तो 9:15 .01 में आपसे सौदा नहीं जाएगा, कोई और मार देगा और आप फंसे रहेंगे पूरे दिन। तो अब देखिए, जैसे ही कहीं सर्किट खुले और मुनाफा बांधने की मौका मिले तो बांधें, बट जब तक सर्किट नहीं खुलता मुझे नहीं लगता कि ये 9:15 बजे सौदा डाल पाएंगे। आपके पास है इतना तेज वाला कंप्यूटर? जी, अब या तो सुपर कंप्यूटर खरीद लें, एक एआई वाला एनवीडिया का। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपके पास है क्या? मेरे पास तो कहाँ होगा सर, मेरे पास क्यों होगा? हम तो लंबी अवधि वाले हैं, हम तो सेकंडों में बिलीव ही नहीं करते, तो हम तो सौदा पहले ही पोजीशन कर लेते हैं। इट इज, हम क्या बोलते हैं, 15 दिन पहले बेच लो, वो चलेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट तक मत खड़े रहो। इट इज ऑलवेज बेटर टू सेल अर्ली एंड रिग्रेट देन नॉट सेल एट ऑल। जो पैसा नहीं बुक किया वो पैसा किताबों में ही रह जाएगा। ये बाजार का इतिहास है। सही बात है। देखिए क्या होता है जब सर्किट चलता है ना, तो उसमें बहुत मुश्किल होती है कि किसी जगह आप ट्रेड, मतलब अपोजिट ट्रेड मार पाएँ, तो इसलिए दिक्कत है। तो आप क्या करें, प्रतीक्षा करें थोड़ी, जब मौका मिले तो देखिए, क्योंकि इसमें खबर चल रही थी कि वो। अगर आप मौका दे तो एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल दे सकता हूँ, तो एक मौका देता हूँ। बोलिए तो बोलिए। देखिए, अच्छा शेयर है बॉम्बे डाइंग, मतलब ये खाली एग्जांपल के लिए लोगों को बता रहा हूँ कि वो चला भी था सर्किट में 2018 के बुल मार्केट में, 17-18 के बुल मार्केट में वो तकरीबन 80 रुपए से लेके 200 रुपए तक ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप सर्किट में चला था, किसी को लेने का मौका नहीं मिला। और जब 260 से उसने गिरना शुरू किया तो उसका सर्किट ही नहीं खुला 110 रुपए तक, तो 160 रुपए वो खाली सर्किट में गिर गया। तो आपकी कितनी भी तमन्नाएं रहें कि मैं इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं रिस्क मैनेजमेंट करूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, कोई नहीं कर सकता कुछ उसमें। जी। और ये रिपीटिंग साइकिल है, ये रिपीटिंग साइकिल है, ये रिपीट होता है। और मिड कैप्स में तो बहुत ज्यादा इसकी पिटाई होती है। ये जो बॉम्बे डाइंग दिख रहा है, ये केवल उदाहरण के लिए बताया गया, इसमें किसी प्रकार की कोई कॉल नहीं है, गलती मत करिएगा। संध्या नारायण का सवाल लेते हैं। इन्होंने लिखा कि एक तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और दूसरा इनका सवाल ये है कि IRFC के 2,200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 30 रुपए पर, प्रॉफिट बन रहा है सॉलिड, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है और आई थिंक थोड़े काफी प्रॉफिट में लेट तक खड़े रह गए हैं, बट अभी भी लकी हैं कि काफी डिसेंट प्रॉफिट है। आई थिंक इसके तो सेल सिग्नल्स 180 के आसपास आ गए थे
और मुनाफा बांधने की हमने इसमें पहले भी राय दी हुई है, क्योंकि ये सारे हमारे भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चले हुए स्टॉक्स हैं। 30, 40, 50, 60 रुपए तक हमने इनको बहुत अच्छे से लाइक किया, बट अब बहुत ज्यादा चल गए। मेरी राय तो रहेगी कि थोड़ा मुनाफा बांध लें, 1/3 बेच दें, 2/3 इनका फ्री हो जाएगा। 2/3 में तो ऑलमोस्ट नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी हो जाएगी। 1/4 बेचेंगी तो भी इनका 3/4 फ्री हो जाएगा। 1/4 बेच के कैपिटल निकाल लें। ये इंटरेस्टिंग है। विनय वरुण शुक्ला का सवाल है, आई हैव मेक माई वाइफ टू बाई SBI ऑन 19 शेयर। इनकी पत्नी ने 19 शेयर खरीदे SBI के 698.76 पर। अभी क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, बीवी को दिलाया है तो पैसा आ रहा है, बुक करा दे तो हमेशा जीवन भर गुणगान कर पाएंगे कि पैसा कमा के दिया था। बिल्कुल बिकवाना चाहिए, और प्रेशर बैंक निफ्टी में रहेंगे। वीकनेस है तो SBI भी बीइंग हैवी वेट थोड़ा प्रेशर में रह सकता है, तो थोड़ा मुनाफा बंधवा दें, 40-50 रुपए आ जाएगा तो जीवन भर इनको कहने के लिए हो जाएगा। जी, ये दुधारी तलवार है, और मान लो 1000 चला गया तलवार तो है, तब क्या होगा? 1000 चला गया तो नहीं मेरे शुक्ला जी मेरे नाम पे बिल फाड़ जाएगा। सकते हैं। नहीं, मेरे नाम पे बिल फाड़ लें उस समय, ये बचे रहेंगे। अरे तो आप तो दूर रहते हो, पता नहीं चलेगा, बस शुक्ला जी सामने रहेंगे। क्यों बिचवाया था, 1000 पहुंच गया तो? ये तो बड़ा देखिए, इनको कठिन क्वेश्चन है। इनको वापस 650 में ये लेने के लिए मिल जाएगा, तब उनको बोले दोबारा लेने के लिए। जी, ये मेरा कन्विक्शन है। यस भाई, बहुत टफ है थोड़ा। दोनों तरह की राय आपको मिल गई है, सोच समझ करिएगा। घरेलू मामला, फिर मत कहिएगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रवीण प्रजापति का सवाल है, इन्होंने कल खरीदा है, कल यस्टरडे आई बॉट आरती इंडस्ट्रीज 100 शेयर्स 623 पर, और HBL पावर खरीदा है 405 पर 1-2 साल के लिए। कल खरीदा, ठीक किया इन्होंने? नहीं, देखिए, कल खरीदा थॉट वही है। अब सब जगह सुनने यही मिल रहा है कि भाई बाय ऑन डिक्लाइन, बाय ऑन डिक्लाइन। तो क्या पहली डिक्लाइन लोग बाय करने चले जाते हैं, जो अपने आप में एक कभी-कभी डेंजरस चीज हो जाती है। अभी तो फॉलिंग नाइफ की कहीं पॉसिबली शुरुआत होएगी मिड कैप में, या बहुत सारे मिड कैप मुझे दिख रहे हैं जो 30-40% ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो अब आपका मिड कैप उस लेवल में है, ये अभी कहना मुश्किल है कि भाई फॉलिंग नाइफ की शुरुआत है आपके में। तो मेरी थॉट तो ये है कि आरती में तो ये बहुत लेट हो गए हैं। अगर आरती इनको इतना अच्छा लगता था तो 400-450 रुपए का भाव इतने दिन टिका रहा, तब ये क्या कर रहे थे? पहला सवाल मेरा ये रहेगा। बट थॉट यही है कि भाई आरती में तो ये लेट आए हैं ट्रेड में, और इवन HBL में भी काफी लेट आए हैं ट्रेड में। HBL तो आप समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से 50 रुपए वाला शेयर आज 600 रुपए होके आया है, तो मेरे हिसाब से बहुत लेट आए हैं। आरती में चाहे तो पॉसिबली खड़े रहना चाहे तो 1 से 3 महीने खड़े रह लें, बट HBL में तो उछालों में निकलने की राय है। ओके, HBL में उछाल में निकलने की सलाह है। क्या गिरावट में JSW इंफ्रा और मयूर यूनिकोटर्स खरीदना चाहिए, और लेना चाहिए तो किस लेवल पर? देखिए सर, अभी थॉट वही है जो मैं शोज में बोलता हूँ कि भाई लेने का जब मन बनाएंगे तो डेफिनेटली लेने के कॉल देंगे। फिलहाल JSW इंफ्रा पे तो मेरी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, और इन दोनों शेयर्स पे स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। दोनों हाई बीटा मिड कैप्स हैं, डेटा भी एक में बहुत कम है। तो वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट हैपेंस। कहीं बाजार में एक बार लेने का ध्यान बनाए, फिर लेने के कॉल भी देंगे सर, बिल्कुल देंगे, बट फिलहाल नहीं, फिलहाल अवॉइड। फिलहाल अवॉइड की राय है, और HAL पर भी राय चाहिए। HAL में क्या करें? देखिए, HL में इनके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। काफी चला हुआ स्टॉक है। मेरी राय तो यही रहेगी, थोड़ा मुनाफा बांधें, कैपिटल निकालें एटलीस्ट, या जिनके पास ज्यादा प्रॉफिट है, जिनके डबल अवल हो चुके हैं, वो आधा बेच लें, आधा फ्री कर लें, बट पैसा जरूर लेके जाएं घर पे और उसको इंजॉय करें। बाजार में पैसा नहीं रखे इस साल। अच्छा, इस गिरावट में बंधन बैंक ऊपर है 1.5%, सही लग रहा है आपको? जी, बंधन बैंक इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई एक समय ऐसा आता है जहां आउट परफॉर्मेंस पनिश होती है और अंडर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड होती है। अब ये 2018 से इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है, अभी भी 2018 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। बहुत ज्यादा इसमें इसका सारा जहर ऑलमोस्ट निकला हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो ये विद इन द फॉलिंग मार्केट थोड़ा आउट परफॉर्मेंस यहाँ रह सकती है। टोटली पॉजिटिव आउट परफॉर्मेंस रहेगी ये कहना मुश्किल है, बट थोड़ी आउट परफॉर्मेंस यहाँ रह सकती है। इंडेक्स ज्यादा गिरेगा और ये कम गिरेगा। मार्केट कितना वोलेटाइल है सरवेन जी, आप सही कह रहे हैं। ये इसको एक एग्जांपल की तरफ मैं भी दिखाना चाहता हूँ। ITI का शेयर दिखाइए। कल ये स्टॉक इसमें 7 दिन का चार्ट दिखाई, तो फिर वो 2 दिन का व्यू इसमें कैप्चर होगा कि आज इसमें 7% गिरावट है, और कल इसमें ये देखिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, कल इसमें एक जंप आया था, फिर गिरा। मतलब 7 दिन का तो 9% नीचे ही है, लेकिन कल ये जो रिलीफ रैली चल रही थी उसमें ऊपर गया था, आज फिर गिर गया। ये जो तरीका है ना, इसी में आप फंस सकते हैं फिर। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ा
ठंड रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सेटल होने दो। अब ये इसीलिए एग्जांपल मैंने आपको दिखाई, ये भी एग्जांपल है खाली इसमें। सरवीन जी देखा ये जो चल रहा है इस समय, जी देखिए, ये तो सरकारी कंपनियों में बहुत खास तौर बढ़िया पे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने लिया है। लोगों को ये समझना चाहिए कि एक एक एनिमल है, एक जानवर है जिसका नाम है फ्री फ्लोट। अब जितना मैं इसका देख पा रहा हूँ, इसमें 2% ही फ्री फ्लोट है, 98% गवर्नमेंट के पास इसका माल पड़ा हुआ है। अब 2% इक्विटी में, फ्री फ्लोट में कोई कुछ भी कर सकता है। ये सब शेयर, और ऑलरेडी कंपनी कहीं पैसे तो बना नहीं रही है। आई थिंक जितना मुझे लास्ट तक दिख रहा है, लॉस ही कर रही है। इसका 257 रुपए का भाव क्यों है, मुझे मुझे इस बात की बिल्कुल इल्म नहीं है। और 2% फ्री फ्लोट वाले स्टॉक्स बहुत रिस्की होते हैं, इनमें आप फंस सकते हैं और बहुत बुरा फंस सकते हैं। तो बचें, ऐसे स्टॉक से बचें जहां फ्री फ्लोट नहीं है, उसमें से बचें। अच्छा सरवीन जी, अडानी इंटरप्राइजेस पे आपकी क्या राय है? एकदम फ्लैट काम कर रहा है। देखिए, इस ग्रुप में हमेशा राय देने से यूजुअली बचे, बट एक चीज बहुत ग्लेयरिंगली क्लियर है कि भाई देखिए, जो 2017 जो इसके 2022 के हाई बन गए, और जहां से वो खराब न्यूज, जो भी न्यूज आ गए, उसके बाद जहां से ये विवादों के घेरे में है, अब उस हाई को निकाल नहीं पाया है। काफी सारे स्टॉक इस ग्रुप के हैं जो हाई नहीं निकाल पाए। एक आध पहुंच गए ऑल टाइम हाई के आसपास, बट ये उनमें से है जिनमें ऑलरेडी कहीं दिख रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस रही है। तो मुझे लगता है कि जो अभी इसने रिसेंट हाई बना दिया है, तकरीबन आई थिंक 3500 के थोड़ा नीचे, आई थिंक 3350 3400 के आसपास जो हाई बना दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो हाई 3-6 महीने निकलेगा। और पॉसिबली मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स यहाँ पे चैलेंज होंगे, 2700 2800 वाले लेवल्स एक बार यहाँ पॉसिबली आ सकते हैं, और उसके नीचे भी जा सकता है। तो ओके थोड़ा अलर्ट रहें। अगर किसी के पास पैसा है, मुनाफा बना है, किसी ने नीचे में लिया है, तो मुनाफा बांधे यहाँ। ओके। अच्छा, साल भर के नज़रिए से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मिंडा कॉर्प और इंडियन होटल, जो इसमें आपको ठीक जी लगता हो कि साल भर के नज़रिए से इसमें होल्ड किया जा सकता है, मुकेश कुमार जी जानना चाहते हैं। देखिए, बीईएल में तो मेरी राय यही रहेगी कि भाई अगर है तो निकलें, मिंडा में भी निकलें। अब और तीसरा स्टॉक भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साल के होराइजन से तो कहीं पे भी रिस्क रिवॉर्ड मुझे नहीं दिख रहे हैं कि पैसे यहाँ आपको कोई बहुत बनेंगे। तो मेरी राय तो रहेगी कि थोड़ा मुनाफा बांधें, कैपिटल निकालें एटलीस्ट। काफी चले हुए स्टॉक हैं। ओके। एक एक सवाल निर्भय तिवारी का है, जिसका जवाब जो है बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी स्टॉक को एवरेज करना है तो सही समय जी कब होता है, वो कितना गिरे तो उसमें एवरेज करना चाहिए? देखिए, जब स्टॉक 20% गिरता है, तब तो समझ में आता है कि आप गलत चले गए। क्योंकि जब आप एक 2-3 साल का 12-24 महीने का होराइजन लेके चलते हैं, तो आप ये मान के चलते हैं मैं 50-60% कमाऊंगा। तो अगर 60% कमाने की आप 2 साल में कोशिश कर रहे हैं, तो आप 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से एटलीस्ट 20% बफर लेके चलेंगे कि भाई गलत गया तो गलत गया। तो 20% गिरने के बाद तो आपको समझ में आएगा कि आप गलत गए हैं। 20% तक तो आपको यही मालूम चलेगा कि भाई मुझे क्या करना है इसमें। तो पहला एवरेजिंग तो एटलीस्ट वो 19% के आसपास आप करेंगे। और जब वो आप करेंगे तो आप 1 से 2% का स्टॉप लॉस लगाएंगे नई क्वांटिटी में, जो मैं हमेशा बोलता हूं। जब भी एवरेज करें, नई क्वांटिटी पे हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। उस समय जो भी समझ में आ रहा हो, जो भी उस समय आसपास के स्विंग लो, स्विंग हाई, जो भी कंजेशन रेंजेस या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी उस समय उसके आसपास बन रहे हो, या तो खुद खुद उसको ढूंढे या किसी से राय लें। बट पहला एवरेज तो -19% पे बनता है, क्योंकि वहां आपके पास 1% का स्टॉप लॉस है, 1 से 1.5% का, कि इसके बाद आपको मालूम है कि आप गलत चले गए, स्टॉक 20% गिर चुका है। तो पहला एवरेजिंग -19, उसको तो आप अगर किसी कारण से वहां से ज्यादा गिरा तो आपको 2-3% नीचे जाता ही आपको पहला एवरेज, तो पहला जो आपने सेकंड एवरेज किया उसको आपको काट देना है। और अल्टीमेटली चार्ट पे रिलाई करना है। जब एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशंस या चार्ट पे कुछ उस तरह के पैटर्न बने, तभी एवरेज शुरुआत करनी चाहिए। बट एज आई सेड, डेफिनेटली नॉट बिफोर 19-20%। पहला एवरेज उसके पहले तो नहीं करना चाहिए। ओके, कम से कम जब 20% नीचे है तो एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए। अ, हरकेश शर्मा का सवाल है। हरकेश शर्मा का सवाल, रिसेंटली इन्होंने रिको ऑटो खरीदा है 125 के प्राइस पे, 100 शेयर्स। रिको ऑटो हाल फिलहाल में बड़ी तेजी बनी थी इसमें। जी, एक पॉइंट खाली पिछले वाले क्वेश्चन पे ऐड कर दूं, ये सारी जो अजम्पशंस हैं, ये क्वालिटी स्टॉक्स के लिए हैं। एवरेजिंग हाई बीटा स्टॉक्स आप जल्दी एवरेज नहीं करेंगे। ओनली फॉर क्वालिटी स्टॉक्स, ब्लू चिप नामों के लिए मैंने वो आइडिया दिया था। अब रही रिको ऑटो की बात, तो देखिए यहाँ पे आई थिंक काफी बढ़िया स्टॉक चला हुआ है। अगर इनके पास दायरा, थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है, इन द सेंस कम ट्रेड होता है, वॉल्यूम्स इरेटिक रहते हैं। बट अगर
हिम्मत है तो आई थिंक 110 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहें। अगर जैसे मैंने बोला, अगर 20% फिल्टर लगा सकते हैं तो 110 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहें। मुझे लग तो रहा है कि ब्रेकआउट्स इसके अच्छे हैं, क्योंकि स्टॉक ने अपना 2006, 7, 8 और उसके बाद 18, 19 ये जो मेजर हाइज हैं सारे निकाले हैं। तो आई थिंक 110 रुपए के स्टॉप लॉस से 6-12 महीने के लिए बने रहे हैं। 6-12 महीने के लिए बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यूपीएल पे एक सवाल है, कह रहे हैं कि यूपीएल काफ़ी गिर गया है और आपका फार्मूला अगर 20% वाला लगाएं तो क्या इसमें एवरेज शुरू करें? देखिए, थोड़ा सा कंपनी में लोग थोड़ा उस तरह का जो पहले कॉन्फिडेंस इसमें था, थोड़ा सा लोगों का कॉन्फिडेंस हिला है यहाँ पे, ये तो मैं मानता हूँ। बड़ा चार्ट देखो, बड़ा देखिए, काफी अच्छा गिरावट आ चुकी है, तो मैं मानता हूँ कि आउट परफॉर्मेंस काफी है और हिम्मत कर सकते हैं तो 470 के आसपास एवरेज की हिम्मत करें। बट फॉर्मूले में सिंपल है कि भाई उसके बाद एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और मुझे लगता है अगर 460-70 की रेंज में ले रहे हैं तो 434 पे एक स्टॉप लॉस भी नई क्वांटिटी पे जरूर लगाएंगे, तभी एवरेज करेंगे। 30-35% तो ये ईयरली बेसिस पर नीचे आ चुका है, लेकिन जैसा कि सरविंद ने कहा कि आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो बता रहे हैं ना कि पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ क्या हो सकता है। शिरीष मिश्रा जानना चाहते हैं 300 शेयर इन्होंने केल्टॉन के खरीदे, केल्टॉन टेक 110 पर, एंड आई वांट टू बाई। और एक कौन सा स्टॉक है इनका, ये केल्टॉन देखिए सर 110 पे इन्होंने खरीदा है। नीरज जी, माफी चाहूंगा, किन कारणों से इस पे मैं राय नहीं दे पाऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम, इस पर कोई ज़रूरी भी नहीं कि इस पर राय दी जाए। ये मैं देखता हूँ। अच्छा, एक शेयर है एचयूएल पे, हाँ ये इनका मानना है कि एचयूएल जो है पिछले 1-1.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो क्या डिफेंसिव प्ले के लिए एचयूएल को प्ले करना चाहिए? नहीं, देखिए, कर सकते हैं, मुश्किल सवाल है। गिरते हुए मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकता है, मतलब इंडेक्स ज्यादा गिरेगा ये पॉसिबिलिटी, कहीं कम गिरेगा ये पॉसिबिलिटी है, बट रियल टर्म्स में आउट परफॉर्म करेगा मींस पॉजिटिव रिटर्न दे जाएगा। सीएमपी से ये कहना थोड़ा भी मुश्किल है, बट यस, डिफेंसिव प्लेयर्स में इस तरह के खेल खेले जाएंगे, नाम लिए जाएंगे, रोटेशन चर्निंग होगी, और इवन फंड्स जब हाई बीटा बेचेंगे तो पैसा तो कोई पूरा निकाल नहीं सकते हैं, तो उनको कहीं लो बीटा में जाना पड़ता है। तो फार्मा, आईटी और एफएमसीजी, इनमें चुनिंदा नामों में डेफिनेटली पैसा जा सकता है। ओके, चुनिंदा नामों में जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब पूरा मार्केट का सेंटिमेंट गड़बड़ होता है तो फिर क्या डिफेंसिव और क्या हाई बीटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक ही जैसे बिहेव करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है और सावधानी पूरी रखनी है। जो भी राय दी गई है उसमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है आपको, क्योंकि मार्केट का मूड इस समय थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। सरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। जी, तो यहाँ पे एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब वापस आएंगे तो हर्षिता के साथ आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1।